ट्रेजर आइलैंड में श्रीमान दिग्विजय सिंह जी आपको कैसे क्लीन चिट मिल गई, जल्दी मैदान में आएगा ये भी। 2023 के विधानसभा चुनाव में साल 2003 का जिन फिर से निकल आया है और पुराने मामले पर नई सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कथित ट्रेजर मॉल घोटाले की फाइल फिर से खुलने की बात कहकर सियासत गरमा दी है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को क्लीन चिट कैसे मिली, यह जल्द सामने आ जाएगा, जिसके बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। कौन दलाल है, कौन ये करता था, ये देश जानता है, प्रदेश जानता है, इंदौर तो बेहतर जानता है। अभी खुलने वाला है इंदौर का एक मामला जिनमें वो क्लीन चिट हो गए, जल्दी खुलेगा। वो कौन सा था, ट्रेजर आइलैंड खुलेगा जल्दी, चिंता मत करिए, जल्दी खुलेगा कि ट्रेजर आइलैंड में श्रीमान दिग्विजय सिंह जी आपको कैसे क्लीन चिट मिल गई, जल्दी मैदान में आएगा ये भी। दरअसल इंदौर के ट्रेजर आइलैंड मॉल को तत्कालीन दिग्विजय सरकार में मंजूरी मिली थी। इस मंजूरी पर कई सवाल खड़े किए गए थे और आरोप तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह पर लगे थे, लेकिन सीबीआई और विशेष अदालत से क्लीन चिट मिलने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। अब वीडी शर्मा के बयान के बाद ये मामला सियासत की आंच में फिर से चढ़ गया है। कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार करते हुए भ्रम फैलाने की बात कह रही है। कब खोलोगे, खोलो, वो तो तैयार कह रहे हैं, हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं, और कोई गड़बड़ निकलती है तो वो तैयार हैं जेल जाने के लिए। इधर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। उसने अमूल दूध को फायदा पहुंचाने और एमपी के लोकल ब्रांड सांची को नुकसान पहुंचाने का आरोप प्रदेश सरकार पर मढ़ दिया है। इस मुद्दे ने उसे कर्नाटक में काफी फायदा पहुंचाया था। सोसाइटियां धीरे धीरे बंद की जा रही हैं। दमोह के चिलिंग प्लांट में करीब प्रतिदिन 60 से 70,000 लीटर दूध जाता था। आज सोसाइटियां धीरे धीरे मार दी गई, क्योंकि अमूल को पनपाना है। दूध गुजरात ने, अमूल ने एक वर्ष में 9 रुपये, 3 रुपये करके 9 रुपये मूल्य बढ़ाया है। और हमें ऐसा लग रहा है अगर यही स्थिति चली तो एक वर्ष के अंदर अंदर सांची दही, सांची पनीर, ये सब बाजार में देखने को नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर अब दोनों तरफ से सियासत टू द पॉइंट हो रही है। जहां बीजेपी ने फील्ड पर लीड कर रहे दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया है, तो वहीं कांग्रेस अपने टेस्टेड कर्नाटक फॉर्मूले पर फोकस कर रही है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, ट्रेजर आइलैंड का मुद्दा उठाकर बीजेपी दिग्विजय सिंह को घेरना चाहती है। सवाल नंबर 2, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर बीजेपी कांग्रेस को दबाव में लाना चाहती है। सवाल नंबर 3, क्या एमपी में अब सियासत टू द पॉइंट हो चली है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सियासत टू द पॉइंट। टू द पॉइंट सियासत का मतलब है कि जवाब तुरंत देना। और अब सियासत का जो चेहरा है वो साहब अच्छा नहीं है, माफ़ कीजिएगा। ये सियासत डराती है। सबसे पहले तो एक दूसरे को डराती है। अगर दो राजनीतिक दल हैं तो दोनों एक दूसरे को डराते हैं। डराते ही नहीं हैं, फिर माफ़ कीजिएगा मुझे, एक दूसरे को चौंका कर एक दूसरे के खिलाफ एक्शन भी शुरू कर देते हैं। जो सत्ताधारी दल है वो भी कहता है कि हम नहीं छोड़ेंगे, मामला खुलने वाला है, और विपक्ष कहता है कि गुरु आप ही रहोगे क्या हमेशा, हमारा मौका आओ तो बताएंगे हम भी। जैसा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहती है कि कल के बाद परसों भी आता है। लेकिन इसमें जीतता कौन है सर? कौन जीतता है? कल वाला, आज वाला, परसों वाला, या जनता जीतती है? जनता का तो कुछ इसमें लेना देना समझ आता नहीं सर, कि कोई पुरानी फाइल खुल गई, किन्हीं नेताजी के खिलाफ मामला उछाल दिया गया, तो इससे जनता की कौन सी राहत मिल गई जनता को, समझ नहीं आता सर। कई बार सियासत किन में उलझ जाती है। बात सही है कि चौराहों पर जो बहस होती है और वो हाथापाई में बदल जाती है, कम से कम हमारी विधानसभा और संसद में वो नज़ारा और वो मंजर तो कतई नज़र नहीं आना चाहिए। ये लेवल तो नहीं होना चाहिए सियासत का कि छोड़ेंगे नहीं इसको तो पकड़ लेंगे। और मज़े की बात तो मैं नहीं कहूँगा, दुख की बात ही कहूँगा कि इसमें कोई पीछे नहीं है।
अगर गुस्ताखी विपक्ष से होती है तो सत्ताधारी पार्टी भी वही गलती करती है, और अगर खतावार सत्ताधारी पार्टी है तो विपक्ष भी कहीं पीछे नहीं है। लोकतंत्र का नुकसान है सर। हम ज़्यादा जानते समझते नहीं, हम टाई पहन के एंकरिंग करने वाले हम लोग, या मैं अपनी बात कर लूँ, नहीं तो बाकी भाई लोगों को बुरा लग जाएगा। तो हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हमारे मेहमान आज हमें बताएंगे कि क्या ये सियासत का सही मोड है। चलिए मिल लीजिए उन मेहमानों से। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी। ज़्यादा बोल गया हूँ सलूजा साहब तो माफ़ कीजिएगा, हम लोग बड़े कमअक्ल लोग हैं। आपको सुन के तो हम प्रेरणा लेते हैं शरद जी। सर, आपकी मीठी वाणी, मधुर वाणी और आपके जो तर्क रहते हैं वो लाजवाब होते हैं। सर एक ही शब्द में आप कई बात कह जाते हैं। अभी भी आपने जो कहा उसमें कई मायने निकल रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद। आप मेरे बात के भाव को समझे। आप स्वदेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत है उनका भी। वो भी मेरे हमारे मर्म को समझे होंगे। और मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। मनोज जी, दुश्मनी का सफ़र एक कदम दो कदम, दुश्मनी का सफ़र एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे, लेकिन कोई नहीं थकता सर। और ये दुश्मनी का सफ़र बदस्तूर जारी रहता है। लोकतंत्र थक जाता है, लेकिन ये सफ़र जो दुश्मनी का है ये नहीं थकता। अब ये जो सियासत का टू द पॉइंट मामला है, ये कहाँ तक जाएगा सर, और कौन कौन इसकी चपेट में आएगा? जी देखिए, टू द पॉइंट ही चलने वाला है, जैसा आपने भी कहा। और पूरे 2023 के चुनाव में ये बहुत तेज़ी से दिखाई देने वाला जो तैयारी, जो मेरे पास जानकारी, कांग्रेस अपनी तैयारियों में लगी है, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लगी, बीजेपी 1.5 साल के वो कार्यकाल को तलाश रही है, 2003 तक जब तक मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहे उनको तलाश रही है। ट्रेजर आइलैंड का मुद्दा, चूँकि मैं इंदौर में रहा हूँ, मुझे पता है कि बहुत पुराना मुद्दा है और कई बार इसको लेकर सवाल भी उठते रहे। उस समय दिग्विजय सिंह जी की सरकार रहा करती थी। ज़मीन का मामला है, फिर उसमें जिस तरह की परमिशन दी गई उस तरह के मामले हैं। तो अब याद आई, इस बीच में सरकारें बहुत रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी 16-17 साल से है, तो मुद्दा पहले भी उठ सकता था। लेकिन शरद जी, मध्य प्रदेश की जनता बहुत अलग है। आपने ये भी देखा कि हमने किसान का आंदोलन होते हुए देखा था, और उसी सीट पर, जिस सीट पर पूरा ये चुनाव लड़ा गया, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी। हमने ये भी देखा था कि बाद में व्यापम जैसे मुद्दे भी आए और उसका लाभ, क्योंकि जनता ये चाहती है आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, आप पॉइंट उठाते रहिए। स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार होगा तो इसको उजागर करना ही चाहिए, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। लेकिन इस बार ये मुद्दा इसलिए भी गरमाने वाला है कि ये करो या मरो जैसा चुनाव है, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं। दूसरा, कर्नाटक ने ऑक्सीजन दोनों तरफ दी है। एक तरफ वो समीक्षा करके आगे बढ़ना चाहती भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ वहाँ जो मुद्दे चल गए उसको लेकर कांग्रेस उत्साहित है कि शायद इस तरह के मुद्दे हम उठा लेंगे। तो ये मानकर चलिएगा, जो उघाड़ने वाली राजनीति जिसे कहते हैं, तो एक दूसरे को खूब ऊपर नीचे दिखाने वाले, इसमें कई तरह की चीज़ें सामने आएंगी और ये डराता है। आपने सही कहा जी स्वदेश जी। तो अब निशाना दिग्विजय सिंह जी पर फिर मजबूती से साधने की कोशिश है, और टीआई मॉल कहलाता है इंदौर का, ट्रेजर आइलैंड, इसका पॉपुलर नाम इंदौर में टीआई मॉल है। मैं भी सुन के चौंका था पहला कि टीआई से कैसे हो गया भाई, लेकिन टीआई मॉल है। तो टीआई मॉल बहाना है, दिग्विजय सिंह जी पर निशाना है, क्या कहेंगे? शरद जी, इसमें टू दी पॉइंट में टू दी पॉइंट ही बात होनी चाहिए। मैं समझता हूँ 10 वर्ष तक का कार्यकाल दिग्विजय सिंह जी का रहा और लगभग 17-18 साल का इनका शिवराज सिंह जी का रहा। उस समय की बात थी तो ठीक है, उस समय दिग्विजय सिंह का कार्यकाल था, आप कह सकते हैं कि ये केस नहीं उठा। लेकिन जब सरकार आपकी आई, निश्चित रूप से आप 19 साल आपको होने जा रहे हैं, इन 19 सालों में आपने ठीक है मुद्दा उठाया, मुद्दा आपकी लोकायुक्त ने उसको रफा दफा कर दिया, मतलब उससे रिजेक्ट कर दिया। आपकी सीबीआई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सीबीआई, उनने भी क्लीन चिट दे दी। उसके बाद गए जी न्यायालय में, न्यायालय ने भी क्लीन चिट दे दी। अब ऐसी स्थिति में मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये कर्नाटक में जैसे भाजपा का फाटक बंद हुआ है, भोपाल मध्य प्रदेश में अभी फाटक बंद होने का इनको डर है, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा महाकाल का ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है 80% कमीशन का, उस पर पर्दा डालने का कोई काम हो जाए। कुपोषण आहार पे जो कुठाराघात हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है कि स्कूटर के नंबर पर ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, उस पर पर्दा गिर जाए।
कारम डैम पर पर्दा गिर जाए, मतलब इनके द्वारा जितने भ्रष्टाचार हुए, व्यापम की बात करूँ तो विश्वव्यापी है, इन पर पर्दा गिर जाए और दूसरी बातों पर चर्चा होने लगे। कुल मिलाकर के ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपने कुछ किया होता, आपके इतने दिनों में सरकार है, तो आप कर लेते। जब आप ही की CBI, आप ही की लोकायुक्त और माननीय न्यायालय ने भी क्लीन चिट दे दी, तो अब मैं समझता हूँ इन्हें ये एक सगुफा है, एक बयान है, इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी बहुत निडर और बहादुर नेता हैं, वो हर चीज़ का खुलकर डटकर सामना करते हैं। ये हमें इनके राजनीतिक हथकंडे के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इसमें। नरेंद्र जी, राजनीतिक हथकंडा है ऐसा कांग्रेस कह रही है, और वो सवाल अपनी जगह है ही कि लड़ाई जनता के मुद्दों पर होनी चाहिए, और अगर कहीं तथाकथित भ्रष्टाचार, घोटाला, इस तरह की चीज़ें हैं तो वो चाहे सत्ता पक्ष का विषय हो चाहे विपक्ष का विषय हो, दोनों को अगर एक दूसरे की दाल में कुछ काला नज़र आता है तो प्रमाणों के साथ उस काली दाल का खुलासा करना ही चाहिए। दिग्विजय सिंह जी को लेकर ट्रेजर आइलैंड का मसला नया नहीं है, और एक समय तो ऐसा भी था कि जब माना जाता था कि इसके लिए पूरी बीजेपी सब कुछ बिल्कुल एकदम तैयारी के साथ लगी है, लेकिन कुछ नहीं मिला दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ। अब फिर तैयारी है। इसमें जनता के मुद्दे कहीं छिटकते हुए से दिखते हैं दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है। वो भी जवाब देने में जुट जाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपकी तरफ से भी इसी तरह का जवाब आ जाता है। जी देखिए शरद जी, सिर्फ 2 मिनट का समय लूँगा। मेरे जो साथी कांग्रेस के प्रवक्ता है उनको थोड़ा सा जानकारी का अभाव है। वो कह रहे लोकायुक्त में मामला चला, लोकायुक्त का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं। चूँकि इंदौर से मेरा जुड़ाव है, वर्ष 2005 में ट्रेजर आइलैंड का जो प्रारंभ हुआ था, 2002 में इसकी अनुमति दी गई थी। बात पूरी हो जाने दीजिए शर्मा जी। सबसे पहले महेश गर्ग, इंदौर के जो पूर्व पार्षद है, उनने EOW में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। EOW में पूरा मामला चला और उसके बाद उनको न्याय नहीं मिला तो उच्च न्यायालय गए, जहां से CBI को मामला सौंपने का निर्देश मिला। और वर्ष 2014 में सभी जानते हैं कि केंद्र में किसकी सरकार थी, CBI किसका तोता थी। CBI ने इसको क्लोजर रिपोर्ट करी और क्लीन चिट दे दी। हमारा मानना है कि इस पूरे मामले की तह में मैं जाना चाहता हूँ। शहर का सबसे व्यस्तम मार्ग M0 वहाँ 1 लाख स्क्वायर फीट का प्लाट था जिसका आवासीय यूज़ था। उसके ऊपर मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड और कालानी ब्रदर्स का MOU था। 2003 में चुनाव के पूर्व उस MOU को अचानक वापस ले लिया गया, जिसमें हाउसिंग बोर्ड के 51% शेयर थे और उन्हें करोड़ों का लाभ होना था। हाउसिंग बोर्ड को हानि पहुंचाते हुए और इस MOU को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद यह माल बना, आवासीय जगहों पे ये कमर्शियल माल बना और इसको लेके करोड़ों का फ़ायदा उक्त माल से जुड़े हुए लोगों को हुआ है, सबको पता है। इसको लेके शिकायत दर्ज हुई थी और शिकायत के अंदर प्रथम दृष्टया दिग्विजय सिंह जी सहित जो मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष थे चंद्रप्रभाष शेखर चौधरी, राकेश सिंह, UK सामल, सभी के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। अब चूंकि जो कांग्रेस से भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करती है, तो अब कांग्रेस का दामन यदि भ्रष्टाचार में गिरा हो, शहर के व्यस्तम मार्ग पर यदि करोड़ों रुपए का खेल हुआ हो, MOU निरस्त किया हो, हाउसिंग बोर्ड को घाटा पहुंचाया हो, दिग्विजय सिंह की सरकार में ये हुआ हो, तो इस भ्रष्टाचार के दोषियों को सजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों इसे कहा जाता है कि चुनाव के समय बदलेगी राजनीति? अरे यदि कोई करोड़ों रुपए का हित किसी का सदा और किसी ने किसी को फायदा पहुंचाया, और मैं प्रमाण ये सब मामले, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस का तो पेट दर्द नहीं होना चाहिए। उनको तो आगे आके बोलना चाहिए कि हाँ जांच करा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा दामन यदि साफ होगा तो बच जाएंगे। अब चूंकि CBI ने गलत तरीके से उनको क्लीन चिट दिए तो मामला खुलेगा, और दिग्विजय सिंह जी यदि उसके अंदर उनका कोई दोष नहीं होगा तो बच जाएंगे ना। उनको चिंता करने की, कांग्रेस के पेट पे दर्द होने की जरूरत ही नहीं। लेकिन यदि कहीं खेल खेला होगा तो खेल वाले तो बचेंगे नहीं। अब ये खेल की बात करते हैं। अब आप देखें, यदि 15 माह की इनकी सरकार थी तो नगद करोड़ों रुपए किसके पास पकड़ा गया, छापे किसके वहाँ पड़े, तो ये सब जो खेल खेला गया, तो खेल वालों को हम छोड़ेंगे क्यों? जनता भी भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर सजग है। यदि कर्नाटक की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार का मुद्दा तो हर चुनाव में रहता है। तो यदि इनकी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, इनके नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, तो हम इनको क्यों छोड़े? क्योंकि जनता भी चाहती है कि उसके खजाने का जो गाड़ी कमाई का पैसा है, यदि किसी ने उसमें खेल खेला है तो इसे दोषी जेल जाना चाहिए। तो इसलिए हम इस मामले को उठा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? और यदि ये इनका दामन साफ है तो इनको तो सहर्ष रूप से खुद आगे बढ़कर हर जांच का सामना करना चाहिए और उसकी तारीफ करना चाहिए कि हाँ जांच को हम स्वीकारते हैं, जांच होना चाहिए। मनोज जी, बात फिर वहीं आकर अटक जाती है कि इसकी जांच हो, उसकी जांच हो। मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में देखा कि नेता कई बार सॉफ्ट टारगेट भी हो जाता है। दस्तखत और साइन, विकास की हड़बड़ी रहती है उसके मन में। कई बार उसको जो पिक्चर दिखाई जाती है वो पिक्चर, और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा दूध का धुला भी होता है, कई बार उस पर बहुत तीखे सवाल उठते हैं और उठने चाहिए भी, क्योंकि लोकतंत्र है। लेकिन अब सवाल यही है कि ट्रेजर आइलैंड का ये मसला उठेगा
तो कांग्रेस भी फिर उसी शैली में सामने आएगी कि बीजेपी के समय ये हुआ है, हम सत्ता में आए तो हम ये करेंगे। इससे ऐसा लगता है कि राजनीति प्रतिशोध का एक अखाड़ा बन गई है और इससे फिर वही बात हो जाती है कि आखिर जनता के पास क्या जाएगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है, जैसा आप कह रहे हैं, कि एड़ी चोटी का जोर दोनों दल इस बार लगाएंगे, क्योंकि 2018 का नतीजा हम सब ने देखा, तो इसमें क्या महाभारत की तरह नैतिकता, युद्ध के नियम सभी टूट टूट के ध्वस्त होते चले जाएंगे? बिल्कुल सारे नियम शिथिल होने वाले हैं और जो तैयारियां हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में भी किया वो दोनों तरफ से है। दिग्विजय सिंह की जहां तक बात है शरद जी, तो कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा कि पन्ना के कुछ मामलों को लेकर उन्होंने बी.डी. शर्मा जी पर सवाल खड़े किए। फिर वो मसला मानहानि तक जा पहुंचा, मानहानि में उसमें मुकदमा भी दर्ज हो गया, एक अन्य मामले में मुकदमा दर्ज हो गया, व्यापम से जुड़ा हुआ मसला था ग्वालियर में। फिर दूसरा हमने ये देखा कि दिग्विजय सिंह के पास, यदि दिग्विजय सिंह पर कोई आरोप लगते हैं तो दस्तावेजों की कमी तो उनके पास भी नहीं होती है, वो इसमें माहिर है, उनके पास भी बहुत सारे ऐसी जानकारियां होती, अधिकारी कहीं भी हों, चाहे वो बीजेपी सरकार के हो या कांग्रेस सरकार के हो, दस्तावेज वो जुटा लेते हैं, इसमें बहुत उनको माहिर माना जाता है। तो जाहिर है कि आज यदि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ये कह रहे हैं और जैसा सलूजा साहब भी कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है, यदि एक एक फाइल का नंबर पता है कि कैसे क्या हुआ, यानी बीजेपी उस तरफ बढ़ने वाली जिम्मेदार प्रवक्ता है, तो मानकर चलिएगा ये तो आने वाले दिनों में होने ही वाला। लेकिन दिग्विजय सिंह जी भी अब फाइल टटोलना शुरू कर देंगे, तो ये पूरे मुद्दे बहुत आगे बढ़ेंगे। पर दोनों ही तरफ से आप देखिए, दोनों चीज़ों पर बात चल रही है। यदि ये यहाँ मसला नहीं सुलझता है तो फिर बात दूसरी भी है। आप मड़ाताल भूमि घोटाले की बात कर लीजिए, वो भी एक बार चर्चा में रहा है। तो ऐसे तमाम तरह के मुद्दों को खंगाला जा रहा है, वो बीजेपी भी खंगाल रही, कांग्रेस भी खंगाल रही, लेकिन विकास के मुद्दों पर चुनाव आना पड़ेगा शरद जी, क्योंकि लोग वही चाहते हैं, चाहे बीजेपी बात करे या कांग्रेस बात करें। इसलिए 8 मुद्दों को लेकर कांग्रेस बढ़ने की तैयारी में है। ऐसे 8 मुद्दे जिसमें विकास की जो हम बात करें वो इस बार जमीन पर दिखाई दे, कोई ऐसा ना हो कि जूता हो जाए। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी करीब 17 मुद्दे ऐसे लेकर आने वाली जिस पर तत्काल कार्रवाई हो जाए। स्वदेश जी, 2003 का चुनाव आपकी, हमारी, सलूजा जी, मनोज जी, हम सब की स्मृति में है। 10 साल का कांग्रेस का शासन और जो 3 मुद्दे उस चुनाव में थे, मैं उस समय एक प्रशिक्षु पत्रकार था एक राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ एजेंसी में, तो मैंने देखा वो 3 मुद्दे थे बीएसपी, बिजली, सड़क और पानी, और तीनों ने जनता के मन को छुआ। सड़कें उस समय बेहतर होने की कवायद जारी थी, दिग्विजय सिंह जी एमओयूज़ कर रहे थे, टोल सड़कों के एमओयू हो रहे थे। बिजली की स्थिति खराब थी, लेकिन तमाम जो नए संयंत्र थे उनके बनने की तैयारी थी, वो सारी स्थितियां चल रही थी। और पानी का इशू इसलिए था कि संकट था, तमाम चुनौतियां थी, और इन तीनों मुद्दों ने जनता के मन को छुआ। आज आप विपक्ष में हैं, उस समय बीजेपी विपक्ष में थी। आपको भी जो मुद्दे पकड़ने हैं वो जनता के मन से जुड़े हुए मुद्दे पकड़ने हैं। जिन मुद्दों को लेकर जनता आंदोलित है, आपकी भी तैयारी पूरी तरह उसी तरह होनी चाहिए कि जनता क्या चाहती है उसको लेकर आगे बढ़े। अगर आप भी इसी शैली में जवाब देने लगेंगे कि हम भी आते हैं, हम भी बताएंगे, हम भी बैंड बजाएंगे, तो फिर तो सर क्या कहा जाए। जी जी, सच्चाई से तो वाकिफ़ कराना बहुत ज़रूरी है। इतने बड़े न्यूज़ चैनल पर हम बैठे हैं और इस पर ये डिबेट हो रही है, तो जानकारी में भी होना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार की बात की जाए तो 2009 में मैं भी इरिगेशन में काम करता था। उस समय की बात है, टारगेट मिला हुआ था चीफ इंजीनियर्स को कि भाई चुनाव आ गए 2008 के और उस समय बहुत फंड इकट्ठा करना है। जब अरविंद जोशी और टीनू जोशी दोनों IAS हुआ करते थे इरीगेशन में, और अनूप मिश्रा जी हुआ करते थे इरीगेशन मिनिस्टर, तो यकीन मानिए आप कि टारगेट था ठेकेदारों पर, टारगेट था सप्लायर्स पर कि धन इकट्ठा करना। और धन इतना इकट्ठा किया गया कि जब छापा पड़ा तो 300 करोड़ रुपए अरविंद जोशी, टीनू जोशी के घर में निकले। 9 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ 3-3, 4-4 किलो सोने की ईंटें निकली। तो ये सरकार भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी है और भ्रष्टाचार के पैसे से ही माननीय कमलनाथ जी की विजन वाली सरकार को गिराने का काम किया है। माननीय कमलनाथ जी जब आएंगे तो जनता के मुद्दों पर ही चुनाव होगा, जनता के मुद्दे लेकर ही हम आए हैं। क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई, इसको लोग हजम नहीं कर पा रहे, इसको लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे। मैंने देखा है, गीता बाई है शरद जी, मेरी खुद की यहाँ काम करती है, उसको उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर मिला हुआ है, तब से मिला है, 14,144 उसका नंबर है, आज तक वो रिफिल नहीं करा पाई उसको।
पूछो उससे क्यों नहीं करा पा रही कि 1200 रुपए का है। तो ये महंगाई इतनी बड़ी चीज़ है, तो सबसे पहला मुद्दा महंगाई, दूसरा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि कुपोषण का पैसा भी उनका अनाज तक खा जाते हैं जिस सरकार के लोग, और ये सरकार देखती रहती है। उन अधिकारी को प्रश्रय दिया जाता है, उन्हें उपकृत कर दिया जाता है। महाकाल की बात करें तो महाकाल के भक्त पूरे विश्व में फैले हुए हैं, और इनमें इनको आनंद फानन में इतनी ज़रूरत पड़ गई। आप तो विद्वान पत्रकार हैं और मैं समझता हूँ ब्राह्मण कुल के गौरव हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि किसी भी देव स्थल पर क्या फाइबर के प्लास्टिक की मूर्तियां लगाई जा सकती हैं। मैं समझता हूं, मैंने जो सुना है शास्त्रों में वेदों में कहीं भी वर्णन है तो ये है पत्थर की या संगमरमर की, ताकि वो हजारों हजार साल मूर्तियां चलती रहें। लेकिन इनको तो भ्रष्टाचार करना है। 350 करोड़ का बजट एलोकेट था, उसके बाद 800 करोड़ तक पहुंच गया है, लेकिन मूर्तियां एक 30 किलोमीटर की हवा न सह पाई। तो ये भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है, ताकि लोगों की समझ में आए कि ये सिर्फ पेट भरने के लिए बैठे हुए हैं। फाइबर की मूर्तियां अन्य स्थानों पर भी लगी हैं। शरद जी, महाकाल पे महाकाल पे सिर्फ 30 सेकंड का मुझे समय दे दीजिए। बिल्कुल, मैं देता हूं आपको। नरेंद्र जी, मेरा सवाल भी सुन लीजिए जी। मेरा ये कहना है सर कि 2002 में उमा भारती जी का एक इंटरव्यू करने का मौका मुझे मिला जी, और उसके बाद भी उनका एक इंटरव्यू करने का मौका मिला जब इलेक्शन कैंपेन अपने चरम पर था जी। उसी समय जो छिंदवाड़ा के पास जाम सांवली मंदिर है जी, वहाँ पर ऐसा आरोप लगा कांग्रेस की तरफ से जो सत्ता में थी कि अंडे वाला केक काटा है उमा भारती ने और हनुमान जी के मंदिर का अपमान हो गया। उमा भारती बड़ी आहत थी, बड़ी धार्मिक वृत्ति की हैं। उमा भारती से जब हमारी बात हुई, उमा भारती जी से, तो उन्होंने कहा, शरद जी, मैं इन मुद्दों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो दैनिक वेतन भोगी के मुद्दे हों, चाहे वो सड़क बिजली पानी के मसले हों, मुझ पर जो भी आरोप लगे, चाहे वो भ्रष्टाचार का लगाएं, चाहे अंडे वाला केक काट दिया लगाएं, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ जल में, थल में, नभ में, हर जगह में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। आज आप जो बात कह रहे हैं, आपको भी लड़ाई लड़नी है मुद्दों पर। कांग्रेस के साथ जो लड़ाई आपकी है वो मुद्दों पर लड़नी है। एलिगेशन इधर से भी आएंगे, उधर से भी आएंगे। अगर आप ये मैसेज देते रहे कि हम तो अब इनके नेताओं की पोल खोलेंगे, तो जनता के मन में क्या प्रतिक्रिया होगी, ये तो खैर अभी कहना कठिन है। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी भी तैयारी इसको लेकर बड़ी मजबूत होगी कि आप मुद्दों पर ही जाएंगे चुनाव में। शरद जी, हम आपने बिल्कुल ठीक कहा, विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। हम तो 2003 और आज 2023 का तुलनात्मक अध्ययन रखेंगे कि यदि बात करें तो सिंचाई का रकबा उस समय 7.5 लाख हेक्टेयर था और आज 45 लाख को पार कर चुका है। प्रति व्यक्ति आय आज 1,47,000 को पार कर चुकी। बिजली का उत्पादन उस समय 2300 मेगावाट होता था, आज 28,000 को पार कर चुका है। तो हम तो आज 4 लाख किलोमीटर की सड़कें बन रही है। हम तो विकास के मुद्दों पे क्या आएंगे कि प्रदेश का बजट उस समय 21,000 करोड़ का था, आज 3,14,000 करोड़ का पहुंच गया। प्रति व्यक्ति आय से लेकर तमाम ये मुद्दे, यदि मातृ शिशु दर की बात करें या हर मुद्दे पे निवेश की बात करें, तो हम तो सारे मुद्दों लेके आएंगे। और हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस विकास के मुद्दों पर हमसे बात करें, क्योंकि बीमारू राज्य को विकसित हमने बनाया। हम तो आंकड़ों के साथ मैदान में, लेकिन मुद्दों से भटकाने का काम कौन करता है? कांग्रेस करती है। उज्जैन को लेके आप कुछ कह रहे थे जी। अब उज्जैन को लेके आप देखिए, 856 करोड़ की पहली योजना है, पहला चरण की। आप देखेंगे जिन मूर्तियों की बात की जा रही है, 155 शरद जी मूर्ति लगी है, और जो फाइबर की मूर्ति जिनको कहा जा रहा है उसमें से 6 मूर्तियां खंडित हुई, और ये सारी मूर्तियां लाइबिलिटी पीरियड में ठेकेदार 3 साल के अनुबंध के तहत उसको बदल के देगा। आप मानेंगे इस पे कुल खर्चा मूर्तियों पे कितना हुआ है? 7.5 लाख करोड़ का मात्र। अब कांग्रेस की बात सुने और कांग्रेस के आरोप सुने तो करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया, जैसे 2-4 हजार करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है और बहुत बड़ा कोई खेल हो गया है। अरे 7.5 लाख करोड़ की कुल मूर्तियां लगी है। मैं समझता हूँ शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, 7.5 करोड़ की। आप देखें कि मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जो महाकाल मंदिर में इस तरह का कृत्य करने की सोचेगा कि इसके अंदर कोई खेल कर दें। और वो फाइबर की मूर्तियां ऐसा नहीं है, इंडोनेशिया से लेके अक्षरधाम मंदिर तमाम जगह लगी हुई हैं और गारंटी पीरियड के अंदर है, और उसमें से 155 में से भी सिर्फ 6 क्षतिग्रस्त हुई है, वो भी बदल के दे रहे हैं। अब चालू हो गए जी, बड़ा खेल कर दिया, बड़े खेल कर दिया। तो आज 856 करोड़ की योजना में इतनी छोटी सी राशि में और 155 में से 6 मूर्तियां खंडित हुई है, वो भी तेज आंधी चली है। अब इनके बयान क्या आ रहे हैं कि एक बार आंधी चली थी सिंहस्थ में, सरकार इनकी पलट गई, अब इस आंधी से भी हमारी सरकार आ चलिए सर। अरे आप क्या आंधी से सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं क्या? और ये कोई कृत्य है जिसके ऊपर आप करें, जिसको आप भ्रष्टाचार का घोटाला बता रहे हैं, महा घोटाला, उसकी राशि देखिए, उसका काम देखिए। 156 में से बाकी मूर्तियां तो सुरक्षित हैं। वक्त कम है, लेकिन जो बातें हैं वो दुरुस्त हैं अपनी जगह।
और घोटाले से घोटाला बैलेंस नहीं हो सकता सर, जी जी क्योंकि जैसा कहा जाता है, ममता जी ने पश्चिम बंगाल में कहा खेला होबे। जी आजकल कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे राजनीति में परसेप्शन यही है कि खेला होबे, हमारे प्रोफेशन में भी अब कहा जाने लगा है कि खेला होबे। तो ये खेला होबे जो है, ये छवि को तोड़ना है सर, चाहे वो हमारा प्रोफेशन हो जर्नलिज्म, या आपका प्रोफेशन नहीं कहूँगा मैं, आपका जन सेवा का ये जो माध्यम है राजनीति, अगर लोगों की राय यही बन गई खेला होबे, कोई भी दूध का धुला नहीं है, तो फिर नुकसान किसका हुआ? चौधरी की हवेली एक ही है सर, जिसमें सियासत रहती है, उसमें समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, AIIDMK है, ओवैसी साहब हैं, सब हैं उसमें, नाम है चौधरी की हवेली। और चौधरी की हवेली की मूंछ अगर नीचे गिरी तो ये मत समझिए कि बीजेपी की मूंछ नीचे हुई है, कांग्रेस की भी हुई है, ओवैसी साहब की भी हुई है, ममता बनर्जी की भी जो है प्रतिष्ठा वो भी कम हुई है। तो सर थोड़ा सा भावुक मसला ज़रूर है, लेकिन इसको सोचिए कि ये तो चलता रहेगा, हम लड़ते रहेंगे, लेकिन देश सबसे बड़ा है, सियासत का अर्थ जन सेवा है, और चुनाव जनता के मुद्दों पर ही लड़ा जाता है, ये भी एक बहुत साफ मैसेज है। तो आप दोनों बहुत संजीदा राजनीतिक दल हैं और मध्य प्रदेश की आत्मा हैं, तो हम उम्मीद करेंगे चुनाव इसी पर होगा। बहुत शुक्रिया सलूजा साहब, बहुत धन्यवाद शर्मा साहब, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सियासत राममय। नमस्कार।